कितने प्यार से बनाया था। निखिल के बाबूजी, काश आप आज होते और आपको पता होता, आपको पता चलता आपके बेटा कितना बड़ा हो गया है। देखिए ना, हमारी बनाई हुई छोटी सी झोपड़ी को उसने कितना सुंदर सा महल बना दिया है। काश आज आप यहाँ जिंदा होते, हमारे साथ होते निखिल के बाबूजी। काश ये सब कुछ आप भी देख पाते। इतने सालों तक मैंने आपको अपनी यादों में ही जिंदा रखा, पर सच तो ये था कि आप तो मुझे छोड़कर कब ना यहाँ से जा चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। माँ जी, अरे मेरा बेटा, तू आजा। अच्छा हुआ कि तू आ गई, मैं तुझे ही याद कर रही थी। कैसी है बेटा तू, ठीक तो है? इतने समय तक, इतने सालों तक तू रोज मेरे घर आती थी। तूने मुझे बहुत अच्छे से संभाला बेटा। मैं तेरी एहसानमंद हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। भगवान तुझ जैसी बेटी हर माँ बाप को दे। जिसने गैर की माँ की इतनी सेवा की, वो अपने माँ बाप की कितनी सेवा करेगी। मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी सेवा तो की पर निस्वार्थ भाव से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सेवा में स्वार्थ छिपा था। और आज मेरी वजह से ही आपकी बहू इस घर में नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बच्ची चुप हो जा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ कि तू निखिल को पसंद करती थी, निखिल से प्यार करती थी, पर बेटा तेरा प्यार एक तरफा था हमेशा से। निखिल ने कभी तुझसे प्यार नहीं किया, वो तुझे अपनी एक अच्छी दोस्त समझता था। मेरे लिए तू मेरी बच्ची है, इसलिए मैं तुझे सही सलाह दे रही हूँ। मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ बेटा। जितना मेरे लिए निखिल जरूरी है ना, उतनी ही तू। जितना मैं निखिल से प्यार करती हूँ ना, उतना ही तुझसे। तूने इतने सालों मेरी सेवा की है, इस नाते मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ। और देख बेटा, मैं इतना जरूर कहूँगी तुझसे, जिंदगी में खुश रहने के लिए ना, दोनों लोगों का एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण दोनों जरूरी होता है। और निखिल का रिश्ता अगर तेरे साथ मैं करवा भी दूँ ना, तो कभी निखिल खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करता, और ना ही तू खुश रहेगी इस रिश्ते में। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि बात तकलीफ देने वाली है, पर सच्चाई यही है कि निखिल सिर्फ तुझे अपना दोस्त समझता है, और पत्नी वो अपनी निष्ठा को ही मानता है। उसने निष्ठा से सिर्फ शादी ही नहीं की, बल्कि वो उसे अपना सब कुछ मानता है। मैं जानती हूँ, मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसकी आंखों में पढ़ सकती हूँ। वो निष्ठा को सिर्फ पसंद नहीं करता, वो निष्ठा से प्यार करता है। मैं ये भी जानती हूँ बेटा कि ये सच्चाई एक्सेप्ट करना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर सच्चाई यही है, और मैं यही चाहती हूँ कि तू इस सच्चाई को स्वीकार करके अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाए। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुझे बहुत प्यार करने वाला लड़का मिले, जो सिर्फ तुझसे प्यार करे, किसी और से नहीं। माँ जी, मेरे लिए ये सच्चाई एक्सेप्ट करना, इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मैंने बचपन से बस एक ही सपना देखा, आपकी और इस घर की बहू बनने का, निखिल की पत्नी बनने का। मेरे लिए ये सब कुछ किसी सदमे और हादसे से कम नहीं है। इसे भूलने में मुझे पता नहीं है कितना वक्त लगेगा, या मैं इसे कभी भूल भी पाऊंगी या नहीं। मैं नहीं जानती। मैं चलती हूँ माँ जी। अरे क्या हुआ बेटा, तो रो क्यों रहा है? क्या हुआ, क्या बात हो गई? क्यों रो रहा है मेरे बेटा, क्या हुआ? माँ, आपकी ये सफेद साड़ी ये मुझे दुख दे रही है माँ। इतने सालों में भले ही आप सब कुछ भूली रही, पर आप कितने अच्छे से रहती थी। आपने अपने यादों में बाबूजी को जिंदा रखा था, और आज आपको ऐसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा कि मेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है। बेटा, हम सच्चाई से भाग सकते हैं, पर उसे खत्म नहीं कर सकते। सच से जितना दूर भागोगे, वो उतना तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैं इस चीज का जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने तुम्हारे बाबूजी की मौत को इतना दिनों तक टाला, इतना दिनों तक मैं भागती रही इस सच से, लेकिन आज वो सच मेरे सामने आ ही गया। मैं सच से भाग तो सकती हूँ, पर उसे खत्म नहीं कर सकती। सच कभी न कभी सामने जरूर आता है, और उसे स्वीकार कर लेना ही हमारे लिए सबसे सही काम होता है। माँ, इतने सालों में आज तक कभी मुझे बाबूजी की कमी इतनी नहीं महसूस हुई जितना आज महसूस हो रही है। आपको ऐसे देखकर माँ, मैं नहीं देख सकता। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। अगर तू ही ऐसे टूट जाएगा
तो मुझे कौन संभालेगा? तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं तो ठीक से रो भी नहीं पाई। तो ना ये सारी बातें छोड़, तू मुझे ये बता, तो मेरी बहू को लाने गया था ना, कहाँ है निष्ठा? तो उसे साथ क्यों नहीं लाया? हाँ, कहाँ रह गई वो? पीछे है क्या तेरे? आ रही है क्या घर में? कहाँ रह गई वो? बोल बेटा, निष्ठा कहाँ है? वो अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी माँ, ये बात आप अच्छे से समझ लो। निखिल, तू ये क्या कह रहा है? क्यों नहीं आएगी निष्ठा यहाँ? हाँ, निष्ठा तेरी पत्नी है, मैंने तुझे उसे लाने के लिए भेजा था ना, तू अकेले क्यों आ गया? अगर वो नहीं आने को तैयार थी तो मुझे फोन करता ना, मैं आती। तूने उससे बताया था मैं ठीक हो गई हूँ, मैं उसे अपने घर में देखना चाहती हूँ, फिर भी वो नहीं आई। हाँ, बोल ना निखिल, क्यों नहीं आई वो? क्यों नहीं आई तेरे साथ? कहीं तेरी किसी बात से वो नाराज तो नहीं? देख, मैं अच्छे से जानती हूँ निष्ठा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे कहने के बाद भी वो यहाँ ना आए। जरूर तूने कोई गलती की है। बोल ना निखिल, क्या कहा तूने उससे? क्यों नहीं आई निष्ठा यहाँ? बोल ना। माँ, मैंने उसे सब कुछ बताया, आपके बारे में सब कुछ बताया। मैंने उसे बोला कि आपने मुझे भेजा है यहाँ लाने के लिए, पर फिर भी वो यहाँ आने को तैयार नहीं हुई। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, अपने बाप के महल को छोड़कर वो हमारी झोपड़ी में नहीं आना चाहती। माँ, रईस जादव की ना यही दिक्कत होती है, वो कभी भी अपने आप को गरीब घर में नहीं देखना चाहते, गरीबी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। माँ, और निष्ठा के साथ भी यही है, वो कभी हमारे घर में नहीं आएगी। महलों में पली बड़ी लड़की गरीब खाने में नहीं रह सकती। माँ, निखिल, तू ये क्या बोल रहा है? निष्ठा ऐसी नहीं है, वो इतने समय तक मेरे साथ रही, मैं सब कुछ जानती हूँ उसके बारे में, मैंने उसका रहन सहन सब कुछ देखा है, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। आप कुछ नहीं जानती माँ, आप कुछ नहीं जानती। प्लीज माँ, मेरे जख्मों को मत कुरे दिए। निष्ठा, जिसके बारे में आप ऐसा ऐसा बोल रही हैं, जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको क्या लगता है अपने डैड के खिलाफ जाएगी वो? आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसके डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उसे उन पर पूरा भरोसा है। उसके डैड को वो मुझे बर्बाद नहीं करने देगी, अपने डैड के बर्बादी के रास्ते में वो मुझे मिलेगी। वो मुझसे मुकाबला करना चाहती है माँ, मेरे घर में आना तो दूर की बात है, वो मेरी शकल नहीं देखना चाहती, समझी आप? और मैं भी यही चाहता हूँ, आज के बाद से आप उसका नाम कभी मत लीजिएगा, वो इस घर में अब कभी नहीं आएगी, भूल जाइए उसे। ज्यादा समय की बात नहीं है माँ, जल्दी ही मैं उसे भी तलाक देकर इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा, और वो भी मुझे तलाक देकर इस रिश्ते से आजाद होना चाहती है, यही सच्चाई है माँ। ऐसा नहीं है निखिल, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है, न जाने ही इन बच्चों के आपस में क्या चल रहा है। भगवान, कहीं ये लोग कोई गलत कदम ना उठा ले। भगवान, आप ही कुछ करिए, अब आप ही सहारा है। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। अगर निष्ठा उसकी जिंदगी में नहीं आई ना, तो मुझे पता है मैं अपने बेटे को जिंदगी भर के लिए खो दूंगी। ये जिएगा तो, पर जिंदा नहीं रहेगा। बस भगवान, आपसे एक ही इच्छा है, मेरी बहू को इस घर में वापस ले आइए। हे प्रभु, कम से कम अब मेरा परिवार पूरा कर दीजिए। मैंने अपने पति को खो दिया, अब अपने बेटा बहू को नहीं खोना चाहती। जिंदगी के अब एक ही अरमान है, मेरा एक सुखी परिवार हो, मेरे बेटे की बीवी आए इस घर में, मेरी बहू आए, मेरे पोता पोती हो, उन्हें खिलाऊं। मैं अपनी जिंदगी अब दूसरे तरीके से जीना चाहती हूँ। कम से कम ये सुख तो मुझे दीजिए भगवान। आपकी ऐसी मुझसे क्या दुश्मनी है जो मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हैं? तो चाहे जो भी बोल निखिल, मैं अच्छे से जानती हूँ तू निष्ठा से बहुत प्यार करता है, और निष्ठा भी तुझसे। पुरानी बातों को, पुराने बदलों को, पुराने मकसद को छोड़ दे बेटा। अगर ये तेरी आने वाली जिंदगी के आड़े आ रहे हैं तो अपनी खुशियां चुन। निष्ठा बेटा, ये सब तुम क्या कर रही हो? कम से कम मुझे कुछ तो बताओ। देखो बेटा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी की कोई बात बताओ ही ना। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? बाप हूँ तुम्हारा, क्या तुम मुझे अपना डैड नहीं समझती? हाँ, बोलो बेटा। ऐसी बात नहीं है डैड, आप मेरे लिए सब कुछ है, मेरे डैड है आप, मेरी दुनिया है आप। आपसे मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, पर अभी जो कुछ मेरी जिंदगी में चल रहा है उसे समझना मेरे लिए ही इम्पॉसिबल हो रहा है, मेरे लिए ही असंभव है, तो मैं आपको कहाँ से समझाऊं? देख बेटा, तूने शादी अपने मन से की, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तू भाग कर 2-3 हफ्तों तक घर नहीं आई, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना परेशान हुआ, तभी तू लौट कर आई तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया तुझसे। तूने अपने मन से शादी कर ली, मुझे अपनी शादी में शामिल तक नहीं किया, तब भी मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। पर अब बात तलाक तक आ गई। हाँ, देख बेटा, कम से कम अब तो मुझे कुछ बता, आखिर बात क्या है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? कुछ समझाएगी मुझे?
अगर अगर इसमें गलती उस निखिल की है ना, तो मुझे एक बार बोल कर देखना, मैं उसका वो हाल करूंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं डैड, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना है मैं ही करूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बस घर पर रहिए, आराम करिए। मैं आज से ऑफिस संभालने जाना चाहती हूँ। मैं अपना काम, अपना व्यवसाय खुद ही देखना चाहती हूँ, खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ, जैसे कि पहले करती थी वैसे ही। आप घर पर रहेंगे और आराम करेंगे। मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मेरी बच्ची, तो मुझे सच सच बता कि आखिर बात क्या है। क्या क्या तू निखिल को पसंद करती है? तूने इसलिए निखिल से भागकर शादी की? बोल बेटा, अगर तुझे निखिल पसंद था तो मुझे एक बार बोल कर तो देखती। जिस लड़के से तू कहती, मैं उसी से तेरी शादी करवा देता। अगर मैं तेरी शादी कहीं और करवा रहा था तो उसके पीछे सिर्फ एक मकसद था। मैं जानता नहीं था कि तू किसी और को पसंद करती है। अगर निखिल वो लड़का था तो मुझे एक बार कहती तो मैं तेरी शादी उसी लड़के से करवा देता। फिर तूने भागे क्यों बेटा? तू भागी क्यों? बता ना। डैड वो हेलो, एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? जरा बाहर आएंगे प्लीज। अब कौन आ गया? हेलो सेठ जी, नमस्ते। मैं दरअसल निखिल कुमार की ओर से आया हूँ। मैं लॉयर हूँ, मेरा नाम प्रदीप है। ये तलाक के कागजात हैं जो उन्होंने भेजे हैं। वो अपनी वाइफ निष्ठा जी से तलाक चाहते हैं। इसके बाद वो मीरा जी से शादी करना चाहते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इन कागजों पर साइन कर दें। मैम, तो तुमने सिर्फ तलाक की बात नहीं की थी, तुमने कागज भी भेज दिए मेरे पास तलाक के। निखिल, कोई इतना इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? कैसे तुम इतने धोखेबाज हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी भावनाएं नहीं है? कैसे इंसान हो तुम? अरे, ये सब आप क्या कह रहे हैं? शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उस निखिल ने मेरी बेटी को तलाक के कागज भेजे हैं? ऐसा कैसे कर सकता है वो? मुझे उससे बात करनी है। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अभी मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है। ये सब क्या बात है? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है? जब मन किया कर लिया, जब मन किया तोड़ दिया। अगर मुझसे कोई बात करनी है उसे तो सीधे आकर मुझसे मिले। ये क्या तरीका हुआ? मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है वो। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई एम सॉरी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस लॉयर होने के नाते अपना काम कर रहा हूँ। आपको और आपकी बेटी को हर कोई जानता है इस शहर में। इस शहर के लोगों के लिए आपने कितना कुछ किया है, पर क्या ही कर सकते हैं अगर किसी को समझ में ना आए तो। लाइए, ये कागज मुझे दीजिए। मैं इस पर साइन कर देती हूँ। ले जाकर दे दीजिए निखिल कुमार को। मैं उसे आजाद करती हूँ। मीरा से शादी करे या किसी से भी शादी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा प्रदीप, मैं तुमसे अगर एक काम कहूं तो क्या तुम करोगे? बस एक बाप की गुजारिश समझकर, उसकी रिक्वेस्ट समझकर इतना छोटा सा काम कर दो मेरा। अरे सेठ जी, आप आदेश करिए। इस शहर के लिए आपने जितना कुछ किया है ना, कोई और क्या ही करेगा। हमारे लिए तो आप माई बाप समान है। बताइए सेठ जी, मुझे क्या करना है? मैं जरूर करूंगा। मैं आपके किसी काम आ सकूं तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। देखो बेटा प्रदीप, निष्ठा मेरी इकलौती बेटी है और वो अभी गुस्से में आकर तलाक के कागजात पर साइन जरूर कर रही है। पर मैं जानता हूँ वो निखिल से बहुत प्यार करती है, उसे बहुत पसंद करती है बेटा। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम ये कागजात साइन भले हो जा रहे हैं पर तुम निखिल कुमार को नहीं दोगे और ना ही कोर्ट में जमा कराओगे। वादा करो मुझसे। सर, इसमें वादा कैसा करना? मैं अपनी जुबान देता हूँ आपको। आप जब तक नहीं कहेंगे, ना ये कागज निखिल कुमार सिंह तक पहुंचेंगे और ना ही कोर्ट तक। मैं वादा करता हूँ आपसे। लीजिए वकील साहब, दे दीजिएगा मिस्टर निखिल कुमार को। मैंने उन्हें आजाद कर दिया। अब वो मीरा से शादी करें या किसी और से, उन्हें मेरी तरफ से बधाइयाँ, शुभकामनाएं अपने नए जीवन की। दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ सर, नमस्ते। ओह, तो अमीर बाप की बेटी अपने घमंड पर आ गई है। अब वो मुझे तलाक नहीं देगी। वो करना क्या चाहती है? वो जितनी बार भी मेरे नोटिस का जवाब नहीं देगी ना, मैं उतनी बार उसे नोटिस भेजूंगा। मैं उससे तलाक लेकर रहूंगा। बेटा निखिल, इसका तो एक ही मतलब है, वो तुझे छोड़ना नहीं चाहती। समझने की कोशिश कर बेटा। तुम दोनों के बीच में जरूर कोई गलत फहमी है। उस गलत फहमी को सुलझाओ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ निष्ठा बहुत अच्छी लड़की है। उसका बाप गलत हो सकता है पर बेटी नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बेटा, समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी जिंदगी है, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाओ, छोड़ो नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। इस वक्त तुम गुस्से में हो, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। मेरा दिमाग ठंडा ही है माँ। गुस्से में हमेशा वो रहती है। घमंड है उसे अपने बाप का, अपने बाप के पैसों का। मैंने तो जिंदगी भर सब कुछ खोया ही है माँ। पहले अपने पापा को,
फिर आपको, और और अपने बचपन को। उसने मुझसे सब कुछ छीना ही है आज तक, और अब मेरी आजादी छीन लेना चाहती है वो। जो काम उसके बाप ने किया था ना माँ, वही काम उसकी बेटी भी कर रही है मेरे साथ। मैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ, पर इसे उसकी जीत नहीं समझने दूंगा मैं उसे उतनी बार कागज भेजूंगा जब तक वो हार कर उन पर साइन ना कर दे। कोर्ट से नोटिस भेजूंगा, केस लड़ूंगा मैं, पर मैं उससे तलाक लेकर रहूंगा। और माँ, आप यहाँ अभी तक आप गई क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा था ना, मीरा के घर जाइए, उसके माँ बाप से बात करिए। मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ, और जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। पर बेटा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है निखिल कुमार? बेटी को तलाक देने से पहले उसके बाप से तो बात कर लो। तुम तुम यहाँ क्यों आए हो धर्म सेठ? मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें तो मैं धूल चटा कर रहूंगा। तुमसे मैं ऐसा बदला लूंगा ना, बर्बाद करके छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बर्बाद करके रहूंगा। चाहे तुम्हारी बेटी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। समझे तुम? और तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारी सूरत तक नहीं देखनी। समझे तुम? बस लड़के, बहुत बोल लिया तुमने। इतना बोलकर कोई धर्म सेठ के सामने खड़ा नहीं रह सकता। अगर तुम खड़े हो ना, और तुम यहाँ जिंदा खड़े हो ना, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, मेरी बच्ची। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो तुझ जैसे नालायक से बहुत प्यार करती है। मैं बस वजह जानना चाहता हूँ, क्यों किया तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा? हाँ, क्यों तूने उसके साथ शादी की और फिर उसे तलाक दे रहा है? आखिर बात क्या है? मुझे सच्चाई जाननी है, और यहाँ पर मैं सच जानने आया हूँ। ओह, धमकी दे रहे हो मुझे तुम? मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो? जैसे सालों पहले तुम्हारी वजह से मेरे पापा की जान गई थी, ऐसे ही मुझे भी मरवा डालोगी तुम? धमकी किसे दे रहे हो? मरवा डालो, जान ले लो मेरी, पर जो मैं करना चाहता हूं ना, वो मैं करके रहूंगा। तुम्हें इससे बदला मैं लेकर रहूंगा, और उसके रास्ते में चाहे निष्ठा आए या कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझे? तुम्हारे पापा की जान गई मेरी वजह से? तुम बोल क्या रहे हो? कुछ होश भी है तुम्हें? हाँ, मैंने आज तक एक चींटी नहीं मारी और तुम इंसान मारने की बात कर रहे हो? ओह, तो अब अपनी बेटी के सामने एक्टिंग करते करते तुम सबके सामने एक्टिंग करोगे? दिख नहीं रहा तुम्हें मेरी माँ की सफेद साड़ी, इनका उतरा हुआ चेहरा, और मेरा मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? नितिन कुमार, मैं नितिन कुमार का बेटा हूँ, नितिन कुमार सिंह का। समझे तुम? मैं नितिन कुमार सिंह का बेटा हूँ। समझे तुम? क्या तुम नितिन के बेटे हो? हाँ, उसी नितिन कुमार का बेटा हूं मैं, जिसे तुमने समय रहते अगर पैसे दे दिए होते तो उनकी जान न जाती, उन्हें ठेकेदारों के यहाँ मजदूरी करने न जाना पड़ता, और सीढ़ी से उनका पांव न फिसलता, और उनकी डेथ ना होती। आज मेरे पापा मेरे साथ होते। तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हो गए, मेरी माँ से दूर हो गए। मेरी माँ पागल हो गई। बचपन में मैं अनाथों की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बचपन छिन गया। और मैं तुमसे बदला भी ना लूं? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी तुम्हारी हिफाजत चाहती है, बस इसलिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी बेटी को ही छोड़ दूंगा, पर तुम्हें तो मैं मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया है ना, उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मेरे पापा की वफादारी की अच्छी कीमत अदा की थी तुमने, उनकी जान लेकर। ओह, ये सब पुराने दर्द है जो मेरी बेटी का वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। हमारा बीता हुआ कल हमारे आज भी आकर खड़ा हो गया है। बेटा, तुम्हें जो भी बदला लेना है तुम मुझसे ले सकते हो, पर मेरी निष्ठा को कुछ भी दुख मत दो। उसे अपनी जिंदगी से मत निकालो। मैं जानता हूँ वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, सच्चा प्यार। वो तुमसे अलग नहीं होना चाहती। बेटा, मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो वो बच्ची तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। बेटा, प्लीज उसे मत तलाक दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जो गलती मेरी है उसकी सजा मुझे दो, मेरी बेटी को नहीं। ये अच्छा बनने का दिखावा किसके कर रहे हो तुम? हाँ, मेरे सामने ना तुम्हारी कोई भी एक्टिंग काम नहीं आने वाली। मैं वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारा दिया हुआ दर्द बचपन से लेकर अब तक सहा है, और मैं बिल्कुल भी पिघलने वाला नहीं हूँ। चले जाओ यहाँ से। जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा। मालिक एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो सच कह रहे हैं। तुम उन्हें उस बात की सजा दे रहे हो जो गलती उनकी है भी नहीं। बेटा, कुछ भी करने से पहले कम से कम तुम्हें अच्छे से सोच समझ तो लेना चाहिए था। गलती किसकी और सजा तुम किसको किसको देते चले जा रहे हो। नहीं राम सिंह, जाने दो, कुछ भी मत कहो। अगर अगर बात वापस से निष्ठा तक पहुंची ना, मुझसे बहुत दुख होगा। वो टूट जाएगी अंदर से, और मैं अपनी बच्ची को एक बार फिर से टूटते हुए नहीं देख सकता। निखिल से अलग होने के विचार से ही वो पहले से ही बहुत दुखी है। मिल जाने दो मुझे सजा। बेटा निखिल, तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी है तुम मुझे दे सकते हो। तुम चाहते हो मैं अपनी सारी जमीन जायदाद सब कुछ मैं अपनी बेटी के नाम करके मैं कहीं भी चला जाऊंगा, इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी इस शहर में भी नहीं आऊंगा। पर बेटा,
मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज बेटा। निखिल, तू मेरा बेटा है ना, मेरी बात मान बेटा, बीती बातों को भूल जा। धर्म सेठ को अगर अपने किए पर पछतावा है, वो अपने किए की सजा मांग रहे हैं तुझसे, तो कम से कम अब तो उन्हें माफ कर दे बेटा। क्षमा ही सबसे बड़ा दान है बेटा। और निष्ठा की इस सब में कोई गलती भी नहीं है। प्लीज बेटा, समझने की कोशिश कर, क्यों अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है। मैं भी ये अच्छे से जानती हूँ कि निष्ठा से अलग होकर तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। क्यों एक साथ इतनी सारी जिंदगियों को तू फिर से बर्बाद करना चाहता है? सोच समझ ले बेटा, और जाने दे, छोड़ दे इन सब बातों को। निष्ठा को इस घर में अपना ले और इसे अपना ले। हरगिज नहीं, ये पापी है, पापी। इसकी जगह जेल में है। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है, क्या धर्म सेठ सच में ऐसा कर सकते हैं? पूरे शहर का जो भगवान है, शहर के लोग जिसे भगवान की तरह पूछते हैं, वो एक इंसान के साथ ऐसा करेगा सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए? हाँ, सच्चाई तो कुछ और है जो धर्म सेठ कभी किसी को बताना ही नहीं चाहते। नहीं राम सिंह, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सजा मिलती है तो मिल जाए, पर मैं अपनी बेटी को दर्द भुगतने नहीं दूंगा। नहीं मालिक, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे निखिल कुमार को सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तो सुनो मिस्टर निखिल कुमार, जरा धैर्य से सुनना। तुम्हें बड़ा गुरूर है ना अपने ऊपर, बहुत सच जानने का शौक है ना तुम्हें, बदला लेने का। तो लो बदला, पर उससे बदला कैसे लोगे जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। क्या? हाँ, असली दोषी कोई और है, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा की जान गई। असल में बात यह है कि एक बार धर्म सेठ और सेठानी जी को यह पता चला कि उन्हें बच्चे नहीं हो सकते। तब सेठानी जी ने यह फैसला किया, अपने ही दोनों वफादार नौकरों में से किसी एक के बच्चे को लेकर वो उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, उसे पालना पोसना चाहती थी। उस समय सूरज के मन में लालच आ गया और सूरज ने सोचा कि नितिन कुमार के बेटे की जगह वो अपनी बेटी को मालिक को गोद दे देगा। और सूरज कुमार मौके की तलाश कर रहा था और उसे एक दिन मौका मिल भी गया। अचानक से तुम्हारे पापा को एक दिन 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत पड़ी और अचानक से उसी दिन सेठ जी को शहर से बाहर जाना पड़ा। सेठ जी उस दिन शहर में भी नहीं थे। जब सूरज कुमार ने तुम्हारे पापा को झूठ बोला कि धर्म सेठ ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया है और काम से निकाल दिया है, उसने अपने गुंडे भेजे, पैसा दिया गुंडों को और तुम्हारे पापा को मरवा कर यहाँ से इस शहर से बाहर भिजवा दिया। और धर्म सेठ को इन सब बातों का कुछ मालूम भी नहीं था। 1 महीने बाद जब सेठ जी अपनी धर्म पत्नी के साथ लौटकर इस शहर में आए ना, तो उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि तुम्हारे पिता ने काम छोड़कर, दगाबाजी करके धर्म सेठ को छोड़कर कहीं चले गए थे, किसी ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे थे और सीढ़ियों से फिसलकर गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। तब पर भी धर्म सेठ तुम लोगों के बारे में पता करवाने के लिए अपने लोगों को इधर उधर कई शहरों में भेजा, पर तुम लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि तब तक तुम लोग ये शहर छोड़कर जा चुके थे। धर्म सेठ ने बहुत कोशिशें की, क्योंकि उन्हें लगता था कि नितिन कुमार के जाने के बाद तुम लोग कैसे किन हालातों में रह रहे होगे, कहीं तुम लोगों को कोई दुख ना हो। इसलिए उन्होंने कितने प्रयास किए तुम लोगों को ढूंढने की, और आज तुम उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम्हारा असल मायने में कोई दोषी था ना, तो वो था तुम्हारे पापा का दोस्त सूरज कुमार, निष्ठा का असली बाप। समझे तुम? अगर तुम बदला लेना ही चाहते थे ना, तो तुम उससे ले सकते थे, पर अब ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा खुद ही दे दी। वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसका लालच बहुत बड़ा था, उसने अपने लालच में अपना सब कुछ खो दिया। उसकी पत्नी कुछ ही समय बाद स्वर्ग सिधार गई और उसके कुछ समय बाद ही उसकी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और निष्ठा बेचारी बच्ची अकेली रह गई, जिसका इन सब बातों में कोई दोष नहीं था। और तुमने सजा दी भी तो निष्ठा को और धर्म सेठ को, जिनकी इन सब बातों में कोई गलती ही नहीं थी। तुम बदला लेने में इतने अंधे हो गए कि तुमने सोचा तक नहीं कि कम से कम मैं मामले की गहराई तो समझ तो लूं कि आखिर इतने सालों पहले ये सब हुआ क्या था। हाँ, समझने की कोशिश तक नहीं की तुमने उन्हें सजा दे दी जिनका इन सब मामलों से कोई रिश्ता नाता ही नहीं था। तुम जानना नहीं चाहोगे कि हमें ये सब कुछ कैसे पता? क्योंकि सूरज की मौत के बाद जब उसके सामान को उसके घर से निकाला जा रहा था ना, जब मालिक गए थे निष्ठा बिटिया को उस घर से वापस लाने, तो उस समय सूरज की डायरी भी उन्हें मिली, और वो डायरी अभी भी घर में रखी हुई है। तुम चाहो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। उस डायरी में सूरज ने एक एक बात लिखी है, एक एक अपना जुर्म कबूल किया है, उसने अपने एक एक गुनाहों के बारे में लिखा है, और उसने अंत में ये भी लिखा है कि उसे बहुत पछतावा है और वो चाहता है कि उसके कर्मों की सजा उसकी बेटी को न मिले, उसे मिले। और भगवान ने उसकी सुन भी ली। जिस कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई, उसी समय उसके सारे कर्म कांड सब खत्म हो गए, पर उसकी बेटी को सजा मिलना बाकी रह गया था, जो तुमने दे दी। ये सब क्या हो गया? ये सब नहीं होना चाहिए था। निष्ठा का इन सब में कोई दोष नहीं था।
पर सच में असली सजा तो उसने ही भुगती है। अपने बाप के किए कर्मों का फल आखिर बेटी के आगे आया ही। बेटा अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, उसका इन सब चीजों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तुम्हारे पापा का असली दोषी, अगर तुम किसी को मानकर सजा देना चाहते हो ना तो मुझे मान लो, पर मेरी बेटी को बख्श दो बेटा, उसे सजा मत दो। उसका इन सब मामलों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। है रिश्ता नाता, कैसे नहीं है? अगर इन सब से किसी का सबसे ज्यादा रिश्ता नाता है तो वो मैं हूँ। मेरे पापा ने मेरी जिंदगी बनाने के लिए निखिल की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने माँ जी की जिंदगी बर्बाद कर दी। निखिल के सर से उसके पापा का साया छीन लिया, उसका बचपन छीन लिया। सबकी दोषी मैं हूँ, क्योंकि मेरे पापा के लालच ने ये सब कुछ किया। मेरे पापा ने ये सब कुछ किया, उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। सही बात है, दोषी मैं ही हूँ। बिल्कुल सही किया तुमने निखिल, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, तू गलत समझ रही है। सूरज कुमार किसी की जिंदगी बनाना नहीं चाहता था। वो तो तुझे भी एक जरिया बनाकर रखा था, सिर्फ मेरे रुपए पैसे और दौलत को हड़पने के लिए। वो तुझसे प्यार नहीं करता था मेरी बेटी। तू सिर्फ मेरी बेटी है और तेरा इन सब मामलों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तूने कुछ नहीं किया है। हाँ बेटा, सूरज कुमार ने खुद अपनी डायरी में लिखा था कि उसने तुझे सिर्फ एक जरिए की तरह इस्तेमाल किया था, धर्म सेठ की दौलत को हड़पने के लिए। बेटा, मैंने तुझे बचपन से देखा है और अब मैं जानता हूँ तू कितनी अच्छी है। तेरा इन सब मामलों से कोई रिश्ता नाता नहीं है बेटा। मत सोच कि तू सूरज कुमार की बेटी है, तू सिर्फ धर्म सेठ की बेटी है, हमारी मालकिन है तू। नहीं अंकल, सच्चाई तो यह है कि सूरज कुमार मेरे पिता थे और उन्होंने जो किया है उसका फल मुझे भुगतना ही होगा। डैड, काश आप मेरे सगे पिता होते तो मैं भी आप ही की तरह अच्छी होती। मेरे दिल में भी लोगों के लिए प्यार होता। मेरे सर पर किसी के खून का साया ना होता। नहीं निष्ठा, रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? निखिल, अब बस बहुत हो गया। मुझे मेरी बहू मेरे घर में चाहिए। जाओ और जाकर उसे लेकर आओ, और अगर इस बार तुम खाली हाथ लौटे ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से। जी जी माँ। निष्ठा मेरी बात सुनो। निष्ठा रुको, कहाँ जा रही हो? रुको निष्ठा, निष्ठा मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? सच है ये, तुम सही कहते थे। तुम्हारे पिता की मौत की वजह मेरे पिता ही है, पर वो धर्म सेठ नहीं है, सूरज कुमार है। उन्होंने धर्म सेठ की दौलत के लालच में इतना बड़ा खेल खेला। तुमसे तुम्हारा बचपन, तुम्हारी माँ की याददाश्त सब कुछ छीन लिया। उनके कर्मों का भुगतान करना ही होगा मुझे। तुम मीरा से शादी करना चाहते थे ना, कर लो। तलाक के कागजात पे तो मैंने साइन कर ही दिया है। अब क्या ही बाकी रह गया है हमारे बीच में? क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? जाने दो मुझे, मैं जहाँ भी जाऊं। पर मैंने तो साइन नहीं किया है ना, और जब तक मैंने साइन नहीं किया तब तक फिर तलाक हमारा होना पॉसिबल तो है नहीं। तुमने तो ये देखा ही नहीं कि मैंने साइन किया भी है कि नहीं। तो अब जाकर कर लो, देर नहीं हुई है। मीरा अभी भी तुम्हारा इंतजार ही कर रही होगी। पर मैं तो किसी और का ही इंतजार कर रहा हूँ, और वो है कि मुझे हाँ ही नहीं कह रही है। क्या इतना बुरा दिखता हूँ मैं कि कोई लड़की मुझे हाँ ही ना करे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि जब मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे ऊपर चलने वाली गोली खुद पर खाई, उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं तुम्हें आज जवाब देता हूँ। उस समय मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कुछ भी करके मुझे तुम्हारी जान बचानी है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। क्योंकि धर्म सेठ के यहाँ जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी से सोच लिया था शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही, और हाँ, प्यार भी करता हूँ तो सिर्फ तुमसे ही। कभी किसी दूसरे को हमारे बीच में आने नहीं दिया। क्यों जानती हो? बस इसीलिए, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, ना ही मीरा, ना ही कोई और, कोई भी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हें एक सीढ़ी की तरह यूज करने की कोशिश की। मैंने अपने ही प्यार को झुठलाने की कोशिश की, पर आज मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ही मेरी पत्नी हो और हमेशा तुम ही रहोगी। क्या सच में? हाँ, अगर धर्म सेठ से बदला लेना भी होता ना, तब पर भी मैं तुम्हें कभी न छोड़ता। और अगर तुम मुझसे छोड़कर कहीं चली भी जाती ना, तो मैं किसी और से शादी कभी न करता, क्योंकि मैं तो तुमसे ही प्यार करता था और तुमसे ही मैंने शादी की है। मैंने जिससे प्यार किया मैंने तो उसी से शादी की है। और तुम्हारा पता नहीं, अब पता नहीं तुम धर्म सेठ की बेटी हो,
पता नहीं ही तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा हो। खबरदार, उन्हें दोबारा उनके नाम से बुलाया तो। धर्म सेठ वो दुनिया के लिए होंगे, पर मेरे लिए मेरे डैड है, और आज से तुम्हारे लिए भी तुम्हारे डैड होने चाहिए, समझे? तुम उनके दामाद हो। इस तरीके से अपने ससुर का नाम लेते हुए अच्छे नहीं लगते, समझे? आइंदा से उन्हें क्या बोलोगे? ओके जहाँपना, जैसी आपकी इच्छा। अब घर चलें, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। स्वागत नहीं करोगी गरीब खाने में अपना? माँ जी, निखिल ने मुझे बताया है पापा जी को आपके ऊपर इसी तरह के रंगीन कपड़े अच्छे लगते थे और इसी तरह के साज श्रृंगार अच्छे लगते थे। माँ जी, पापा जी अब तो है नहीं इस दुनिया में, पर आप उनकी इच्छाओं को पूरा जरूर करिएगा। आप कभी भी अब मुझे सफ़ेद साड़ी में मत दिखिएगा माँ जी। मैं आपको ऐसे ही देखना चाहती हूँ, सजी सवरी और खुश। हाँ माँ, पिताजी अगर जिंदा होते तो वो आपको कभी सफेद साड़ी न पहनने देते। माँ, पिताजी की इच्छाओं का सम्मान करिए और आप हमेशा रंगीन कपड़े पहनकर यूं ही सज संवर कर रहा करिए। माँ प्लीज, आपको ऐसे देखता हूं ना तो लगता है कि पिताजी जैसे आसपास ही हो। मेरे बच्चों, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही देखना चाहते हो तो ऐसे ही सही। पापा जी, आई एम सो सॉरी। मैंने आज तक आपके साथ बहुत ही बदतमीजियां की हैं, बहुत सारी गलत गलत बातें आपको कही हैं और आपके बारे में हमेशा बुरा ही सोचा है। प्लीज मुझे माफ करिएगा। हो सके तो मैंने आपकी बेटी के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया है, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट पहुंचा है। आई एम सो सॉरी पापा जी, मुझे पता नहीं था कि सच्चाई क्या है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। निखिल बेटा, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और इसने तुमसे शादी की है, तब से ही तुम मेरे लिए मेरे बेटे समान हो गए। तुम्हारी सारी बदतमीजियां, सारी गलतियां, सब कुछ बर्दाश्त है। मुझे चाहे जितना बुरा भला कह लो वो भी बर्दाश्त है। बस मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, इसे कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये मेरी जान है, जान। ये समझ लेना कि मैं अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ बेटा। हमेशा हमेशा मेरी बेटी को खुश ही रखना, इसकी आंखों में कभी एक आंसू मत आने देना। समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जी पिताजी, मैं वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद से निष्ठा की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, वादा करता हूँ आपसे। और ना ही इसके ऊपर कभी कोई मुसीबत आने दूंगा। जो मैंने वादा आपसे पहले किया था, मेरे रहते कभी इसे एक खरोच तक नहीं आएगी। वादा करता हूँ आपसे। भाई साहब, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम लोगों को इस घर में नहीं रहना। हमारे लिए तो हमारी झोपड़ी ही बहुत है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी बेटी के साथ उसी झोपड़ी में रहना चाहती हूँ। मैं और मेरा बेटा वहाँ रहकर हम लोग बहुत खुश हैं। हमें ये घर नहीं चाहिए। भाभी जी, ये कहकर आप मुझे और दुखी मत करिए। ये घर देकर मैं आप दोनों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आप और निखिल के ऊपर। ना ही तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक बड़े घर में रहे, इसलिए मैं आप लोगों को ये घर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों की जगह कोई और वर्कर का ऐसा परिवार होता और उसके साथ ऐसा हादसा होता, तब भी मैं उसके साथ यही करता। मैं आप दोनों को तो ढूंढना ही चाह रहा था, लेकिन मैं समय रहते आप लोगों का पता नहीं लगा पाया। इसके लिए मुझे माफ करिएगा। समय रहते अगर आप लोग मुझे मिल जाते तो आपको इतना दुख ना भोगना पड़ता और निखिल का बचपन इस तरीके से दर्द में ना बीतता। उसके लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। ये घर देकर मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये घर नितिन कुमार की मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। जब तक आपके पति ने मेरे साथ काम किया, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया, मेरे बुरे हालातों में, मेरे अच्छे हालातों में हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे। अगर वो आज इस दुनिया में होते तो मेरे पास शुक्रिया कहने के लिए शब्द ना होते। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं ना, ये उनकी मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा है। इसलिए बहन जी, प्लीज इस घर में आप लोग रहिए। ये घर आप लोगों का है और आप लोग इस घर में आराम से और सुकून से रहिए। अगर आज आपके पति जिंदा होते तो अब तक वो ये घर बना चुके होते। उनकी बहुत इच्छा थी आपके लिए एक अच्छा घर बनाने की, निखिल को एक अच्छा बचपन देने की। उसमें से एक इच्छा तो मैं नहीं पूरी कर सका, पर उनकी दूसरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। बेटी निष्ठा, मैंने तुम पर कभी कोई गुस्सा नहीं किया। तुम हमेशा निश्चिंत रहना, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ बेटा, और हमेशा यही याद रखना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ और जब भी जरूरत हो मुझे याद करना। और वो घर हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। जब भी जी चाहो अपने पूरे परिवार के साथ आकर वहां पर रह सकती हो। ठीक है बेटा? जी डैड। खुश रहो मेरी बच्ची, हमेशा सुखी रहो। राम सिंह अंकल, आप अगर मुझे समय रहते सच्चाई न बताते तो मैं सच्चाई जान ही न पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता था कि साहब सच्चाई कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि निष्ठा बिटिया को सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा कि उनके पिता ने ऐसा किया था। लेकिन बेटा, सच तो यही था। जो सच
सबके सामने आना जरूरी था, क्योंकि तुम सच ना जानकर सेठ जी को ही गलत आदमी समझ रहे थे, इसलिए मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ी। निष्ठा बिटिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला है और तुमसे यही कहूंगा कि सिर्फ धर्म सेठ ही तुम्हारे पिता है, जिन्होंने तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर प्यार और दुलार दिया है। इन्होंने अपनी औलाद से बढ़कर तुम्हें प्यार दुलार दिया है बेटा। तुम इन्हीं की बेटी हो और हमेशा यही याद रखना। जी अंकल। चलो राम सिंह, अब अपने घर चलते हैं। यकीन नहीं होता, ये सपना है या हकीकत। तुम सच में मेरे सामने हो। मुझे तो लगा था ना ये रात कभी आएगी और ना ही तुम कभी मेरे सामने इस तरह से आ पाओगी। तुम्हें दुल्हन बने देखना सिर्फ मेरा एक सपना ही रह जाएगा। तुम झूठ कह रहे हो, तुम तो मीरा से शादी करने जा रहे थे ना मुझे तलाक देकर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था। मैं चाहता था मैं तुम्हें इतना डरा दूं कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये बस तुम्हें डराने के लिए था। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं भी आती ना, तब भी तुम्हारी यादों के सहारे अपनी पूरी उम्र काट देता, पर कभी भी किसी और से शादी ना करता। सच कह रहा हूँ, मेरी दुल्हन हमेशा से तुम थी, तुम ही हो और तुम ही रहोगी मेरी पत्नी। जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, अपना दिल हार गया था मैं। तभी मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया था। तभी से सोच लिया था अपनी पूरी उम्र इसी लड़की के नाम कर दूंगा। सोच लिया था मेरी जिंदगी तुम ही हो, तुम मेरी जान हो जान। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।